नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम भूगोल के क्वेश्चनों को देखेंगे। और इससे पहले मैं भूगोल के टॉपिक जहां से बीपीएससी क्वेश्चंस बनाती है उन लाइनों को देख लेंगे। और ये लाइनें हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस आपको मिलेंगी और इससे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये मैं लाइनें करवाने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप मत करना, पूरी लाइनों को देखना। ये सारी लाइनें जो हमारी उठाई गई हैं, इन्हीं से ज़्यादातर बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है और आगे विभिन्न एग्जामों में पूछी है। हूबहू वही लाइनें लेके आपके सामने आया हूँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसको स्किप ना करके पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सारी क्वेश्चंस आप देख लेते हैं, ये सारी क्लास देख लेते हैं, तो निश्चय ही आपको सारे जो प्रैक्टिस सेट होगी आगे, तो आप निश्चय ही इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, इसीलिए इससे टॉपिक लेके आया हूँ। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है और गुरु शिखर अरावली पर्वत के आबू पहाड़ी पर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और इसी आबू पहाड़ी पर जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल मंदिर है दोस्तों। अगला है पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मुड़ी। क्या है दोस्तों? अनाई मुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अनाई मुड़ी सिर्फ पश्चिमी घाट की ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश के जिंदगढ़ा, जो कि 1690 मीटर है। अगला है दोस्तों, अगला उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरौरा स्थान पर है और नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। इस नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरौरा से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको भी मैं सामने लेके आया हूं। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस से क्वेश्चन जहां से बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है विभिन्न एग्जामों में, टीआरई में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में बने हैं और विभिन्न एग्जामों में बीपीएससी खुद वहीं से क्वेश्चंस पूछती है। वही लाइनों को मैं लेके आया हूं दोस्तों, इसको स्किप मत करना, इसको पूरा जरूर देखना। एक मिनट, सॉरी। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरौरा स्थान पर है। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दोस्तों स्थित है। कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में प्यारे दोस्तों स्थित है। और नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की इकाई 1 से बिजली उत्पादन वर्ष 1991 से शुरू हुआ था। और कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। और काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। और कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों। अगला है तारापुर जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। और अगला दूसरा फैक्ट है हड़ौती का पठार राजस्थान में स्थित है। किसका? हड़ौती का पठार। इससे भी पठार से क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में स्थित है। और मालवा पठार के राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना को मालवा का पठार दोस्तों कहते हैं। और हड़ौती पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य का एक क्षेत्र है, जिसे कभी बूंदी साम्राज्य कहा जाता था। हड़ौती के पठार क्षेत्र में राजस्थान के बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं कोटा जिले आते हैं दोस्तों। हड़ौती का पठार क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 10% क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये हड़ौती पठार से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस पठार को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जिससे बनने वाले क्वेश्चंस हैं उसको मैंने करवाया है। चलिए अगला पॉइंट, भारत में कोयला उत्पादन की उपस्थित दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी एवं गोदावरी नदी में स्थित है। दामोदर नदी घाटी का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है
और दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड में प्रमुख कोयला स्थल चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, रामगढ़ है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र है दोस्तों, और सोन घाटी में कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली एवं उमरिया में है। महानदी में कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा, विश्रामपुर तथा चिरमिरी में स्थित है। और महानदी में कोयला क्षेत्र उड़ीसा राज्य के तालचेर, सुंदरगढ़ और संबलपुर में है। तो दोस्तों पहले तो मैं इसकी ये थ्योरी क्लास जो मेन क्वेश्चंस पॉइंटों से, क्योंकि आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में इतने सारे जो बुक्स होते हैं उससे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जिन लाइनों से क्वेश्चन बनता है उसी लाइनों को मैं दोस्तों करवा रहा हूँ, और इन लाइनों को स्किप मत करना, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये लाइनें करवाने के बाद जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से उत्तर किस तरह से बीपीएससी में पूछे जाते हैं। और अगर इन लाइनों को कर लेंगे तो हूबहू उन उत्तरों को आप क्वेश्चनों को उसका उत्तर बना पाएंगे। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र असम राज्य में स्थित है। हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना वर्ष 1978 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान उर्वरक निगम के संयंत्र बिहार के बरौनी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एवं हल्दिया एवं असम के नाम रूप में स्थापित है। अगला, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में की गई, और भारतीय उर्वरक निगम के संयंत्र झारखंड के सिंदरी, तेलंगाना के रामागुंडम, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, छत्तीसगढ़ के कोरबा तथा उड़ीसा के तालचेर में स्थित है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 2002 में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की नाम रूप इकाई को अलग होने के बाद किया गया था। तो अगला पॉइंट है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। मुख्यालयों से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, तो ये भी टॉपिक लेके आया हूं। पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर रेलवे मंडल डिवीजन आते हैं। किसमें? पूर्व मध्य रेलवे में। और उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर रेलवे मंडल डिवीजन आते हैं। अब है आपका पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। रायगढ़ा एवं खुर्दा रोड के ये 3 रेलवे डिवीजन पूर्व तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो ये डिवीजन से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इन डिवीजनों को जरूर ध्यान रखना। अगला पॉइंट, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। तो चलिए, अगला पॉइंट आपका है, डूंग या झंपोश सिंचाई पद्धति ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिमी घाट के जल्दापाईगुड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस सिंचाई पद्धति के बारे में पूछते हैं दोस्तों। और डूंग या झंपोश सिंचाई पद्धति कम दूरी का सिंचाई माध्यम है। इस पद्धति के तहत धान के खेतों को बांध से जोड़ते हैं। यह कथन सही नहीं है कि खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु में फसल काटी जाती है। ये पॉइंट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देना। यहाँ से आपका ये है, फसल को जलवायु के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? क्योंकि फसलों से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी फसल शरद ऋतु में आरंभ होती है और बसंत ऋतु के आरंभ में फसल काट ली जाती है। गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन मुख्यतः रबी फसल के अंतर्गत आते हैं और खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, बाजरा, पटसन, मक्का और कपास आदि प्रमुख हैं।
जायद फसल के अंतर्गत दो फसलों के बीच में छोटी अवधि में उगाने वाले फसल जैसे रागी, मूंग, उड़द, तरबूज, खरबूज आदि। अगला पॉइंट है, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन अर्थात सघन मैंग्रोव वन सुंदरवन है। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान भी जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ बाघ, हिरण, मगरमच्छ दोस्तों प्राणी है। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस, केवला, देवघाना पक्षी बिहार में प्राय दिखाई पड़ते हैं। और अगला है, गरान वन अभ्यारण्य की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन समुद्री तटीय कटाव को रोकती है। अगला है, खरीफ फसल मई जून से शुरू होता है, जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें हैं। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अब नकदी फसलें कौन कौन सी हैं देखिए। नकदी फसल में आपका कहवा है, चाय है, जूट है, तंबाकू है आदि फसल को कहते हैं। और फसल चक्र, खेत में फसल बदलकर खेती करना फसल चक्र कहलाता है। मिश्रित खेती क्या है? कृषि के साथ पशुपालन करना, जिसमें कुल बोई गई क्षेत्रफल के 20% भाग चरागाह हो, यही आपका मिश्रित खेती है। अगला पॉइंट, शीत ऋतु के दिनों में साफ मौसम होने पर ज्यादा ठंड महसूस होती है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है दोस्तों? लेह है। भारत में लद्दाख सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है। और ऋतु परिवर्तन का कारण सूर्य का परिक्रमण पृथ्वी द्वारा करना है। अगला है, दिन रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है दोस्तों। क्या है? घूमना है। और विषुवत प्रदेश में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। किसी विशेष क्षेत्र में लंबी अवधि में जो परिवर्तन वातावरण में आता है उसे जलवायु कहते हैं। अगला पॉइंट है, कपास की काली मिट्टी को स्वतः या कृषि मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता होती है, इस कारण नमी अधिक होती है। लाल मिट्टी जलवायविक परिवर्तनों में परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। अगला, इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप से यह पीली दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है, तो ये मिट्टी से क्वेश्चंस दूसरे बनते हैं। अगला है, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से जुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में भूटान से जुड़ी है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन की सीमा से मिलती है। अगला, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे स्किप मत करना दोस्तों, जरूर देख लेना। 3 ओर से घिरा राज्य क्या है? बांग्लादेश है। इससे भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि 3 देश से घिरा राज्य कौन सा है। और 3 पड़ोसी देश अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य हैं। पश्चिम बंगाल को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और अरुणाचल प्रदेश को कौन से छूते हैं? भूटान छूता है, चीन और म्यांमार छूता है। और सिक्किम को कौन? नेपाल, चीन और भूटान छूते हैं दोस्तों। असम भूटान का बांग्लादेश को छूता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार को छूता है। और उत्तराखंड नेपाल व चीन को छूता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, चावल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल में भारत में बोई जाती है। चावल का प्रमाण भारत में सर्वप्रथम कोल्डिहवा से मिलता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में है। गेहूं भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल है। चावल देश के कुल कृषि योग्य भूमि पर 1/4 भाग का उत्पादन होता है। कुल खाद्यान्न फसल में चावल की हिस्सेदारी 42% है। पूरे विश्व में चावल के लिए सर्वाधिक बोई जाने वाली भूमि भारत में ही है, किंतु चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। और चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को
कहते हैं चावल का कटोरा। अगला पॉइंट, रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ दोस्तों है? बेंगलुरु में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? चेन्नई में। अनुसंधान से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। सरकरा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है और चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। अगला है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, अब कुछ जनगणना से देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 2001 में भारत का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 325 था। सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या का बिहार में है 1106। दूसरा स्थान जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल 1029 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है जो कि मात्र 17 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। कहाँ की है? सिक्किम राज्य की है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। भारत की कुल आबादी विश्व का 17.5% है। अगला पॉइंट, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून को शाखाओं में विभाजित किया जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा। तो दोस्तों ये आपके कुछ पॉइंट रहे जो जिन पॉइंटों से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं उन्हीं पॉइंटों को करवाया हूं। और अब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इस क्लास को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, पढ़ा है, तो ये आगे जो हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों हो जाएगा कि निम्न में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? तो अलकनंदा में बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा जो बाईं ओर से अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में धौलीगंगा और मंदाकिनी एवं पिंडार है। धौलीगंगा भी है, नंदकनी है भी, पिंडार भी है। तो इसका मतलब एक से अधिक उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च चोटी है? दोस्तों इन नंबरों पे आप ध्यान मत देना, आपको क्वेश्चन देखना है सिर्फ बस, क्योंकि क्वेश्चन लेके आपको छांट के इधर ढूंढ के लाया हूं, इसलिए इसको मत देखना। और जो है आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च चोटी है? क्योंकि आप ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। किसकी है? तो गुरु शिखर की बात की जा रही, तो जो आपने ऊपर पढ़ा था कि आरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आप जिस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अगला है निम्न में से नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, काकरापार, कलपक्कम और उपयुक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी दोस्तों है? तो उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा पड़ता है, एक नरौरा नरौरा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका उत्तर दोस्तों सही जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कैगा जो आपका दोस्तों पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और अगला काकरापार जो आपका पड़ता है दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। और कलपक्कम जो आपका पड़ता है तो पक्कम अपना जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो और जो आपका जो पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए हड़ौती का पठार कहाँ है दोस्तों? हड़ौती के बारे में ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, गेस करिए कौन सा उत्तर दोस्तों होगा इसमें। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका हड़ौती का जो पठार है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला है भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो बताइए दोस्तों कहाँ है इसमें? कोयला उत्पादन क्षेत्र जो आपका है दोस्तों, जो कि कोयला क्षेत्र जो आपका मिलता है दोस्तों, वो आपका मिलता है कहाँ कहाँ मिलता है? दामोदर घाटी में भी मिलता है, और सोन नदी में भी मिलता है, महानदी में मिलता है, और गोदावरी में भी मिलता है। तो दोस्तों ये एक से अधिक क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसे भी क्वेश्चन आप करवाए हैं ऊपर, थ्योरी लाइन टू लाइन करवाए हैं। अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे थ्योरी को तो जरूर ही आप कर पाएंगे। तो बताइए कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र जो राज्य है वो असम राज्य में दोस्तों है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? गोरखपुर में, हाजीपुर में, भुवनेश्वर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 का उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जो है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो कि हाजीपुर में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अभी ऊपर आप पढ़ चुके हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का नया नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। डूंग या झम्पोश सिंचाई पद्धति सिंचाई संरचना किस राजस्थान क्षेत्र की है? पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी, नागालैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ये डूंग या झम्पोश सिंचाई पद्धति आपने ऊपर पढ़ा था अभी। तो ये दोस्तों कहाँ की है? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि यह डोंग या झंझोप सिंचाई पद्धति ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी घाट के जलदापाई क्षेत्र में प्रचलित है। और यह डूंग या झम्पोश सिंचाई पद्धति कम दूरी का सिंचाई का माध्यम है, और इस पद्धति के तहत धान के खेतों को पौधों से जोड़ते हैं। चलिए अगला है खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। तो क्या ये सही है आपका? यही आपका सही नहीं है, यही आपका सही नहीं है। बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। विश्व में सबसे बड़ा गराब वन निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, गेस करिए, आपने ऊपर पढ़ा है अभी, ये खरीफ की फसल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? मौसम साफ, मेघाच्छादन मौसम, आर्द्र मौसम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा साफ मौसम, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि शीत ऋतु के दिनों में मौसम साफ होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होता है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आपने ऊपर पढ़ा था, लेह है। और भारत में लद्दाख सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है। तो आपका उत्तर नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः क्रस्ट मिट्टी कहा जाता है? ऊपर आपने पढ़ा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कपास की काली मिट्टी को कहते हैं स्वतः क्रस्ट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? विभिन्न
राज्यों की सीमाएं अभी आपने पढ़ा है। अगर आप लोग ना देखे हो, दोबारा भूल रहे हो, दोबारा फिर क्लास देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हूबहू उन लाइनों से क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। इसलिए उन लाइनों को जो मैं करवाया हूँ पर वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस हैं दोस्तों, इसको स्किप मत करना, जरूर देख लेना, 1 से 2 बार वीडियो जरूर देख लेना। तो ये आपका हो जाएगा 6 का उत्तर दोस्तों, आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका चाय की खेती। क्या हो जाएगा? चावल, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान कीजिए। देखिए ऊपर अनुसंधान की मैंने करवाया था, अनुसंधान वाले विभिन्न अनुसंधान से क्वेश्चंस करवाए थे, तो बताइए इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, कौन सा सही है? तो आपका जो सही है, रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला है आपका सरकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में नहीं, कानपुर में है। और अगला आपका है चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ये भी नहीं है। जो कि अलग कानपुर में है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये आपका हो जाएगा 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऊपर भी आपने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों सूखा रहता है दोस्तों? क्योंकि ये क्या है आपका, यह भ्रष्ट छाया क्षेत्र है, ऊपर आपने भी पढ़ा था, भ्रष्ट छाया क्षेत्र है। क्योंकि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है और भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। आपने ऊपर पढ़ा था कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो दोस्तों इस क्लास में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से रोज मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। अगर पिछला वीडियो ना देखे हो तो आप लोग देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ये क्लास में आपकी ज्योग्राफी की और आपकी पॉलिटी की क्लास में, जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ तब तक मैं सारी क्लास लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।